गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति चैप्टर पढ़ रहे थे, रोटेशनल मोशन। तो आइए आज इसमें हम लोग उससे आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो आइए इसको समझते हैं कि किस प्रकार बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करते हैं और क्या होता है। तो माना एक पिंड आरोपित बलाघूर्ण टाउ के कारण बिंदु O के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है। तो पिंड के सभी कणों का कोणीय त्वरण तो अल्फा होगा, लेकिन रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। यदि m1 द्रव्यमान के किसी कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है तो इसका रेखीय त्वरण a1 क्या होगा, r1 अल्फा। तो अगर कोई पिंड कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है तो सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी होगा कि उसका कोणीय त्वरण अल्फा होगा, लेकिन उसका रेखीय त्वरण ए क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा सभी कणों का। तो हम आइए अब उसके आगे इसको हम समझते हैं। तो यदि m1 द्रव्यमान के किसी कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r1 है तो इसका रेखीय त्वरण a1 बराबर r1 अल्फा होगा। यदि इस कण पर बल F1 हो तो F1 बराबर क्या होगा, m1 a1, और यहाँ पे a1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा m1 r1 अल्फा। ठीक इस प्रकार इस बल का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण क्या होगा, F1 r1। अब देखिए बल हमको मिल गया तो आघूर्ण हम निकालेंगे तो यह होगा F1 r1, यानी इसमें हम r1 से गुणा कर देंगे उस कण के लिए, तो यह हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार अन्य कणों पर बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा इत्यादि। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अतः पूरे पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ पिंड के सभी कणों पर कार्यरत बलाघूर्णों के योग के बराबर होगा। तो हम सभी कणों पर लगने वाले बलाघूर्ण को हम जब उनका सम्मिलित प्रभाव देखेंगे तो क्या होगा, बलाघूर्ण टाउ के बराबर होगा। यानी टाउ बराबर होगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा। इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे और इसको हम दिखाएंगे कि यह सभी कणों के या बलाघूर्ण सभी कणों पर लगने वाले बलाघूर्ण के योग के बराबर है। तो हम लिखेंगे सिग्मा mr स्क्वायर अल्फा या टाउ बराबर आई अल्फा, चूंकि सिग्मा mr स्क्वायर यह क्या होगा, आई के बराबर होगा। इस प्रकार बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध होगा टाउ बराबर आई अल्फा, या बल आघूर्ण बराबर जड़ तो आघूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। यदि अल्फा बराबर 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो तो आई बराबर यह टाउ के बराबर हो जाएगा। अर्थात किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़ तो आघूर्ण उस पर कार्यरत उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उसमें एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करे। फिर से इसको समझेंगे कि किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पर कार्यरत उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उसमें एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करे। अब आइए कोणीय संवेग समझते हैं। संवेग सब लोग जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है, जो रेखीय संवेग होता है। इसके संरक्षण का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कोणीय संवेग को पढ़ते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग क्या होता है, किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते कण का कोणीय संवेग जे उस अक्ष के परितः कण के कोणीय संवेग p के आघूर्ण के बराबर होता है। माना m द्रव्यमान का कण xy तल में z अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। उसका रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष उसका स्थिति वेक्टर r है। संवेग p एवं स्थिति वेक्टर r के बीच कोण थीटा है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि इस r और रेखीय संवेग के बीच का कोण थीटा है। तो स्थिति वेक्टर r है एवं संवेग p एवं स्थिति वेक्टर r के बीच कोण थीटा है। तो कण का कोणीय संवेग j बराबर होगा p r साइन थीटा, और इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे r क्रॉस p। अब यहाँ पे p इक्वल टू क्या होगा, m इंटू v, तो हम इसको लिख सकते हैं r क्रॉस mv। अब यहाँ पे देखिए यह इस तरह से हम j का जो कोणीय संवेग हमने निकाला है तो यह किसके बराबर होगा, r क्रॉस p के, और यह r और p दोनों के तल के लंबवत होगा। यदि r और p xy तल में हैं तो कोणीय संवेग z एक्सिस में
जेड उन दोनों के लंबवत यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यानी कोणीय संवेग सदिश राशि है जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार होती है। जे का मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड एवं बीमी सूत्र ml स्क्वायर टी माइनस 1 होता है। अब कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध हम स्थापित करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा ही होगा, लेकिन रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। माना m1 द्रव्यमान का कण घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पर है। माना जो m1 द्रव्यमान किसी एक कण जिसका द्रव्यमान m1 है, इसका कण घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पर है, तो कण का रेखीय वेग v1 क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा, v बराबर r ओमेगा यहाँ पे उपयोग करेंगे। एवं रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, m1 v1, v1 का मान रखेंगे तो m1 r1 ओमेगा। इस संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण क्या होगा, हम r1 से गुणा करेंगे यानी m1 v1 r1, तो यह हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। इसी प्रकार अन्य कणों के रेखीय संवेगों का आघूर्ण m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, m3 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा इत्यादि होगा। यहाँ पे r3 होगा तो m3 r3 स्क्वायर ओमेगा इत्यादि होगा। अतः समस्त कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग अर्थात पिंड का कुल कोणीय संवेग कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। इस तरह से हम इस सभी कणों के योग के बराबर दिखाएंगे कि यह कोणीय संवेग के बराबर होगा। यानी सभी कणों का अलग अलग कोणीय संवेग हम निकाल के और उसको हम जोड़ेंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि वह पूरे पिंड का कोणीय संवेग होगा। और यहाँ पे देखिए m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा सिग्मा mr स्क्वायर, यानी जे बराबर सिग्मा mr स्क्वायर ओमेगा। यानी जे बराबर हम सिग्मा mr स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आई। तो यह हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण के उस पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। तो आई बराबर सिग्मा mr स्क्वायर जिसका मान हम आई लिखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए कोणीय संवेग और इस तरह से हम इसमें जड़त्व आघूर्ण में संबंध निकालेंगे तो यह हो जाएगा जे बराबर आई ओमेगा। इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है ये। कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध हम निकालेंगे। कोणीय संवेग यानी जे में और बल आघूर्ण यानी टाउ में। तो इसके लिए आइए देखते हैं। माना कोई पिंड को हम बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है। तो टाउ बराबर आई अल्फा, जहाँ आई जड़त्व आघूर्ण है। अब अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी कोणीय वेग परिवर्तन की दर है। तो यह क्या है, यह कोणीय त्वरण है, इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो टाउ क्या होगा, आई डी ओमेगा अपॉन डी टी के रूप में हम लिख सकते हैं, या टाउ बराबर डी अपॉन डी टी आई ओमेगा लिखेंगे। चूंकि आई ओमेगा क्या है, जे है कोणीय संवेग है, तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर डी जे अपॉन डी टी, यानी कि यह कोणीय संवेग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एफ बराबर हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, उसी तरह से हम इस घूर्णन गति में हम इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर डी जे अपॉन डी टी, अर्थात पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे न्यूटन के गति के दूसरे नियम में हम लोग पढ़े थे कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। अब कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिस प्रकार से हम लोगों ने रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रूफ किया था, आइए उसी प्रकार से देखते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे हम प्रूव करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस नियम के अनुसार बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड का कोणीय संवेग नियत बना रहता है। इस नियम के अनुसार क्या होगा, फिर से सुनेंगे इसको, कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड का कोणीय संवेग नियत बना रहता है। इस दशा में जे बराबर आई ओमेगा नियतांक होता है। जिस प्रकार रेखीय संवेग संरक्षण में हम लिखते हैं कि यदि किसी पिंड पर
बाह्य बल ना लगे तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित होता है। ठीक उसी प्रकार हम कोणीय संवेग संरक्षण को भी डिफाइन करते हैं। अब आइए इसका प्रूफ देखिए। तो बाह्य बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत घूर्णन करते पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, dj/dt, यह टाउ के बराबर जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा है। अब लिखेंगे यदि टाउ बराबर 0, यानी इस पे कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा, तो dj/dt इक्वल टू 0, और यह 0 तभी होगा, शून्य तभी होगा जब j नियतांक होगा। तो इस प्रकार dj इक्वल टू 0 या j इक्वल टू नियतांक हम लिख सकते हैं। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो यदि dj/dt इक्वल टू 0 है तो j क्या होगा, नियतांक होगा। तो इस प्रकार से कोणीय संवेग संरक्षण संरक्षित रहेगा। चूंकि j इक्वल टू आई ओमेगा है, नियतांक है, अतः स्पष्ट है कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में जब किसी कारण से आई घटता है तो कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है। अब इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं। यदि गेंद को धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाते समय वृत्तीय पथ की त्रिज्या कम कर दी जाए तो गेंद पहले की अपेक्षा तेजी से घूमती है, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण आई ओमेगा बराबर नियतांक के अनुसार आई घट जाने के कारण कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है। दूसरा, ऊंचाई से जल में कूदते समय तैराक अपने शरीर को मोड़ लेता है, जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, ओमेगा बढ़ जाता है, और इस प्रकार से वह उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। यहाँ पे आई ओमेगा क्या होगा, नियतांक होगा, अतः आसानी से हवा में वो कलैया ले लेता है, यानी कि वो रोटेट कर जाता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे देखिए में डंबल लेकर, हाथों में डंबल लेकर बाहें फैलाकर घूमती मेज पर खड़ा हो तो बाहें सिकोड़ते ही मेज का कोणीय वेग ओमेगा बढ़ जाता है, क्योंकि बाँह सिकोड़ने पर निकाय का जड़त्व आघूर्ण आई घट जाता है। फलस्वरूप कोणीय संवेग संरक्षण के नियम आई ओमेगा बराबर नियतांक से ओमेगा बढ़ जाता है, यानी उस टेबल का कोणीय वेग बढ़ जाता है। दृढ़ पिंडों का संतुलन में, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज में देखिए, बाह्य बलों के प्रभाव में कोई पिंड स्थानांतरी एवं घूर्णन दोनों प्रकार की गतियां कर सकता है, यानी कि वो घूर्णन गति भी करेगा, स्थानांतरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। अतः पिंड के स्थैतिक संतुलन के लिए दोनों गतियों के संतुलन प्रतिबंधों का पालन आवश्यक है। अर्थात पहला, पिंड पर लगे समस्त बलों का परिणामी शून्य हो, अतः सिग्मा F इक्वल टू 0। दूसरा, पिंड पर लगे समस्त बलों का किसी बिंदु के परितः बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो, यानी सिग्मा टाउ इक्वल टू 0। पिंड पर लगे समस्त बलों का किसी बिंदु के परितः बल आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा टाउ इक्वल टू 0। स्थानांतरित संतुलन के क्या प्रतिबंध हैं? इसके लिए आवश्यक है कि पिंड पर लगे बलों का परिणामी शून्य हो, चाहे बल एक बिंदुगामी हो या नहीं। यानी अगर बल एक बिंदु पर लग रहे हैं या कई बिंदु पर लग रहे हैं तो उस पर लगे सभी बलों का परिणामी शून्य होगा, यानी F1 प्लस F2 प्लस ऐसे F3 कर लिखते हुए अगर वहाँ पे n बल लग रहे हैं Fn इक्वल टू 0 या सिग्मा F इक्वल टू 0। लेकिन सिग्मा F इक्वल टू क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं m इंटू AM। ठीक है, एम इंटू ए सी एम। तो यहाँ पे देखिए आप m इंटू ए सी एम इक्वल टू 0। इस प्रकार ए सी एम इक्वल टू 0, लेकिन हम इस ए सी एम को लिख सकते हैं डेल्टा वी सी एम अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, यानी हम त्वरण को लिख सकते हैं इसका वेग परिवर्तन की दर के रूप में। तो डेल्टा वी सी एम अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी सी एम इक्वल टू नियतांक, अर्थात पिंड या तो विरामावस्था में होगा या उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग रेखीय संवेग नियत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्थानांतरित संतुलन के प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। घूर्णी संतुलन के प्रतिबंध, इसके लिए पिंड पर लगे बलों के किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का योग शून्य होना चाहिए। सिग्मा टाउ इक्वल टू 0, लेकिन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, इसलिए सिग्मा आई अल्फा इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू 0, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, या डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 0, या ओमेगा इक्वल टू नियतांक। अर्थात पिंड का कोणीय त्वरण अल्फा शून्य हो,
अथवा उसका कोणीय वेग ओमेगा नियत हो तो पिंड घूर्णी संतुलन की अवस्था में होता है। तो इस प्रकार कुछ टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टर्न पर इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल होंगे, इसको आप अपनी कॉपी में लिख के और एक बार अभ्यास कर लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।